हेलो एवरीवन। चयन बैच की पहली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बैच की जानकारी दे देता हूं कि ये बैच किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। रीट मेंस के लिए ये बैच डिज़ाइन किया गया है और मैंने शुरुआत शिक्षण विधियों से की है। संपूर्ण शिक्षण विधियाँ हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद अगले सब्जेक्ट को लेते जाएंगे। सुव्यवस्थित और संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर हम चलेंगे MCQ वे में, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को पूरा करेंगे। L1 और L2 दोनों के लिए समान रूप से ये उपयोगी है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। संपूर्ण शिक्षण विधियाँ इसमें पहले कवर करवाई जाएगी, ये पहला चरण है। उसके बाद में किसी और सब्जेक्ट को लेंगे जिसे आप चाहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा शिक्षण संकल्पना एवं परिचय, मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों से। तो हिंदी शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है आपका ऑफिशियल जो पाठ्यक्रम है उसमें ये टॉपिक सीधा सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सवाल आते हैं। इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं वो हम आज देखेंगे। सवालों की जो संख्या होगी वो हर वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, 10, 15 या मैक्सिमम 20 तक कह लीजिए, क्योंकि हम वीडियोज़ को लंबा नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खाली प्रश्न छोटे छोटे पूछ के वीडियो बना दिया, नहीं। आप वीडियो जैसे जैसे आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी मेहनत की गई है और ये कंटेंट किस लेवल का है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और टेलीग्राम हमारा इस नाम से है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं और जो भी आपके लिए उपयोगी सामग्री है, क्योंकि मैंने इस परीक्षा को पास किया है तो मेरे पास अभी भी वो सारा जो मटेरियल है वो सेव है। मैं उसे समय समय पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा जितनी आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। तो आप ज्वाइन करना सुनिश्चित करें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा किसने दी है? तो जो भाषा है उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं पूछी जाती है। तो ये परिभाषा किसकी है? स्वीट की है, पतंजलि की है, या भोलेनाथ तिवारी की है, या अरस्तू की है? तो अभी तक आपने उत्तर सोच लिया होगा। आप क्या करेंगे कि ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़े इसके उत्तर आपके अनुसार क्या है वो आप एक पेज पे लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने सवाल सही किए। तो पहले सवाल का उत्तर है ए। तो ए में कौन थे? स्वीट महोदय थे। अब हम भाषा शब्द की थोड़ी व्याख्या समझते हैं। जो सवाल सीधा तो नहीं आता है, लेकिन ये बेसिक है, थोड़ा समझना जरूरी है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से व्युत्पन्न है, यानी कि बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी, अर्थात विचार अभिव्यक्ति, विचारों को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। और ये परिभाषा किसकी है? तो ये ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह परिभाषा दी है स्वीट ने। अब कुछ और परिभाषाएं हैं जो इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी ने, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, अर्थात भाषा विचार अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। तो सीताराम चतुर्वेदी ने भाषा को विचार अभिव्यक्ति का मुख्य साधन बताया, और अगर यह भाषा नहीं होती तो संसार गूंगों की विराट बस्ती होती, ऐसा इन्होंने कहा। तो इस परिभाषा को भी आप माइंड में रखेंगे। जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत हो वह सार्थक ध्वनि शब्द है, और यह सार्थक ध्वनि ही भाषा है। तो ये किसने दी परिभाषा? पतंजलि ने। अगली परिभाषा श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास ने क्या बताया कि मनुष्यों के बीच ध्वनि संकेतों द्वारा संपन्न व्यवहार को भाषा कहते हैं। ये श्याम सुंदर दास की परिभाषा है। तो अब तक हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ी है? पहली परिभाषा थी स्वीट की। स्वीट महोदय ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, वो कहा था स्वीट महोदय ने। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। और उसके बाद में गूंगों की विराट बस्ती, सीताराम चतुर्वेदी। मतलब किसी भी परिभाषा में मैं यहाँ आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को, तो वहाँ जब परिभाषाएं आती हैं, जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ व्यक्तित्व है, बुद्धि है, बाल विकास है, बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं जो याद करनी भी पड़ती हैं क्योंकि प्रश्न आ सकता है। वैसे शिक्षण विधियों में भी कई परिभाषाएं हैं। तो परिभाषा याद करने का सीधा रास्ता यही है कि कीवर्ड बना के उसको उस नाम से ऐड कर दिया जाए। पूरी परिभाषा को रटने की बजाय उसका कीवर्ड याद रखा जाए। हर परिभाषा में एक मौलिक शब्द होता है जो उसका कीवर्ड होता है, उसको आप याद रखिए, परिभाषा याद रह जाएगी। तो स्वीट ने ध्वन्यात्मक शब्द और सीताराम चतुर्वेदी गूंगों की विराट बस्ती,
श्याम सुंदर दास, तो इन्होंने कहा ध्वनि संकेतों द्वारा व्यवहार। तो ये 3-4 परिभाषाएं हमने याद कर ली और संस्कृत भाषा की भाष धातु से ये शब्द बना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा में अर्थ ग्रहण, मतलब हम कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं और अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं लिख कर या बोलकर। तो ये अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों निहित है किसमें? भाषा में। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? अब भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनसे सवाल बनता है और अच्छा सवाल बनता है, तो इसको हम देखते हैं। क्या भाषा आजीवन अधिगम है, मतलब ताउम्र चलता रहता है? क्या भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब ये एक्वायर्ड की जाती है? क्या भाषा अपरिवर्तनशील है या भाषा अनुकरण से सीखी जाती है? इनमें 3 विशेषताएं तो होंगी और एक विशेषता जो नहीं है उसको आपको उत्तर के रूप में चुनना है। तो इसका उत्तर है भाषा अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जिसमें स्थायित्व आ गया, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, भाषा की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है। तो ये उत्तर हम व्याख्या के रूप में और समझ लेते हैं इसको। भाषा की विशेषताएं, तो भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था, कठिन से सरल और संश्लेषण से विश्लेषण, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। ये 4 चीज़ें जो है, संयोगावस्था से वियोगावस्था, कठिन से सरल, स्थूल से सूक्ष्म और संश्लेषण से विश्लेषण, ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। भाषा गमन करती है कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर और संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। तो ये 4 चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कठिन से सरल की ओर गमन करती है। भाषा परंपरागत है पर सभ्यता के साथ विकसित होती है और परिवर्तनशील भी है। अब भाषा सीखने के कुछ दृष्टिकोण हैं कि जब भाषा विकास की शुरुआत होती है बालक की उम्र के प्रारंभिक वर्षों में, तो किस प्रकार से भाषा सीखता है। तो इसमें अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला है भाषा अर्जन। उससे एक सवाल है कि भाषा अर्जन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किस प्रकार की प्रोसेस है। चेतन है, कॉन्शियस, अवचेतन है और नियमबद्ध है या ए बी दोनों है, मतलब चेतन, अवचेतन, नियमबद्ध या ए बी दोनों। तो इसमें क्या होगा कि भाषा जो अर्जन है मतलब किस प्रकार से अर्जित किया जा रहा है, तो इसको हम देखते हैं इसका व्याख्या के रूप में। जो भाषा का अर्जन है ये एक अवचेतन प्रक्रिया है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बालक वातावरण से सीखता है और बालक सर्वाधिक सक्रिय रहता है। अव्याकरणिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें नियमों को या नियमों के साथ तालमेल बना के भाषा को नहीं सीखा जाता। सरल और साधारण तरीके से सर्वाधिक सक्रिय रहकर बालक वातावरण में भाषा को सीखता है, अवचेतन प्रक्रिया है। अब एक तो होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा अर्जन को हमने समझ लिया है, अब भाषा अधिगम को समझेंगे। भाषा अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है, सेम के सेम ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा ये अवचेतन प्रक्रिया, क्योंकि ये तो उसकी थी अर्जन की, इसमें ये चेतन प्रक्रिया है। अधिगम में नियमबद्ध तरीके से व्याकरण को आधार बनाकर सीखा जाता है, अवचेतन प्रक्रिया तो अर्जन है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। भाषा अधिगम ये एक चेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसको आप पेज पे लिख के अंतर समझ सकते हैं। इसमें बालक औपचारिक तरीके से नियम आधारित भाषा सीखता है, जबकि भाषा अर्जन में अनौपचारिक रूप से सीखता है, वातावरण में रह के सीखता है, वहाँ पे व्याकरण की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नियम समझने होंगे। इसमें बालक अनभिज्ञ रहता है, सक्रिय नहीं रहता। व्याकरणिक प्रक्रिया है, वो व्याकरण मुक्त है, ये व्याकरणिक है। अगला सवाल है, पूर्व ज्ञान एवं कौशलों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछकर जवाब ढूंढने को कहना कौन सा दृष्टिकोण है। मतलब भाषा सीखने के अलग अलग दृष्टिकोण है, जैसा मैंने पहले बताया। एक दृष्टिकोण है जिसमें क्या कहा जाता है कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है, मतलब बालक की जो पूर्व की शब्दावली है, उसके दिमाग में जितने भी शब्द चित्र बने हुए हैं उनका, और वो कितना बोलना जानता है, संदर्भ के आधार पर भाषा को किस प्रकार से वो प्रयोग करना जानता है, उसके जो कौशल है उनका प्रयोग करते हुए उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसको भाषा सिखाई जाती है और उसे जवाब ढूंढने को कहा जाता है। तो ये सवाल पूछना, कौशलों के आधार पर उससे जवाब तलाशना, ये दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसमें ये क्रिएटिविटी जैसा लग रहा है, मतलब बालक कुछ न कुछ इसमें कर रहा है, तो ये रचनात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। बाकी वाले जो ऑप्शन थे उसकी भी मैंने व्याख्या आगे लिख दी है। इसके अनुसार बालक की भाषा अधिगम यात्रा
उसके पूर्व ज्ञान आधारित सवालों एवं जवाब ढूंढने हेतु मिले प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। बालक को जिस प्रकार का रेनफोर्समेंट मिलेगा उस हिसाब से बालक सीखता जाएगा, और पूर्व ज्ञान इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये रचनात्मक दृष्टिकोण था, मतलब बालक से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे जवाब तलाशने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, बालक अपने हिसाब से शब्द खोज रहा है, उनके जवाबों को तराश के फिर वापस पेश कर रहा है। तो ये सब पूरी प्रोसेस है, इसमें बालक सक्रिय है, रचनात्मकता आती है उसमें, तो ये रचनात्मक दृष्टिकोण है। अगला है होलिस्टिक व्यू है पूरा, समग्र दृष्टिकोण। इसके अनुसार बालक भाषा को अंश के रूप में नहीं सीखता है। समग्र का मतलब ही होता है अंश का उल्टा, तो पूर्ण रूप से सीखेगा, अंश के रूप में न सीखकर समग्र रूप से सीखता है। ये संप्रेषण अधिगम पर आधारित है। संप्रेषण का मतलब होता है जो विचारों की अभिव्यक्ति है उस हिसाब से ये आगे प्रक्रिया चलेगी। तो रचनात्मक दृष्टिकोण और समग्र दृष्टिकोण दोनों में हमने अंतर क्या है वो समझ लिया है। ये सवाल जो अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी में कई बार पूछा गया है और वैसे भाषा में था तो मैंने इसको यहाँ शामिल कर दिया। भाषा अर्जन यंत्र क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमने पहले पढ़ा होगा। एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने क्या किया, एक भाषा सिद्धांत दिया था, उसमें ये पूरी इन्होंने व्याख्या दी थी। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आप फुल फॉर्म इसकी याद रखिए, सीधा नाम पूछा जा सकता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। भाषा अर्जन यंत्र हिंदी में कहा है। चॉम्स्की ने क्या कहा था कि इनके अनुसार प्रत्येक बच्चा जन्मजात जैविक प्रणाली के साथ जन्म लेता है। इन्होंने कहा था कि हर बच्चे में इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात शक्ति होती है क्या करने की, तो भाषा सीखने की। यह प्रणाली मस्तिष्क में पूर्व निहित होती है, जैसे जैसे बच्चा भाषा के संपर्क में आता है सक्रिय होती जाती है। मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए बच्चा पूर्व तैयार है, मतलब पहले से उसके दिमाग में उस प्रकार का डिवाइस है, वो उसको सीखने में मदद करता है। तो ये चॉम्स्की का पूरा सिद्धांत था, उसका एक छोटा सा भाग है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार सभी बच्चे बिना औपचारिक शिक्षा के भी एक भाषा सीख जाते हैं। इनका एक अगला टर्म था, इन्होंने एक अवधारणा और दी है, सार्वभौमिक व्याकरण, मतलब इनकी शब्दावली है। ये क्या है, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। इनके अनुसार सभी भाषाओं में कुछ सामान्य व्याकरणीय संरचनाएं होती है। ये संरचनाएं मानव मस्तिष्क में पहले से मौजूद होती है। तो इन्होंने पहले ही कहा है कि भाषा जन्मजात क्षमता होती है, तो इन्होंने कहा है कि ये संरचनाएं मानव मस्तिष्क में पहले से मौजूद होती है। बच्चा जिस भी वातावरण में जन्म लेता है वह केवल अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का उपयोग करते हुए भाषा की विशेषताओं को जल्दी से सीख लेता है। तो इन्होंने भाषा सीखने के लिए जन्मजात क्षमता को जिम्मेदार बताया। अगला सवाल है, भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये थोड़ा मिस्टाइप हो गया। ये भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित, तो ये एक थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो अब आपको उत्तर याद आ गया होगा, लेओ वाइगोत्स्की ने ये थ्योरी दी थी। ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है भाषा के दृष्टिकोण में, उसको हम समझेंगे क्योंकि वो यहाँ इम्पोर्टेंट है। लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भाषा विकास पर अपने विचार रखे, तो इनके सिद्धांत का नाम पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने भाषा के बारे में क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार भाषा मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब एक सोशल प्रोसेस है। बच्चा पहले भाषा दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग करता है, मतलब पहले तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भाषा सीखता है या उपयोग करता है। बाद में वो उसकी निजी वाक बन जाती है। निजी वाक क्या है ये हम आगे समझेंगे। इनके अनुसार बच्चा केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि सोचने का माध्यम भी है। इनके अनुसार जो भाषा है वो संवाद का माध्यम नहीं है, केवल कम्युनिकेशन के लिए भाषा काम में नहीं ली जाती। भाषा पूरे थॉट प्रोसेस में काम आती है, मतलब सोचने का माध्यम भी है। आगे वाइगोत्स्की ने जो अवधारणाएं दी है, जो शब्दावली दी है, उसको देखते हैं। सामाजिक वाक। सामाजिक वाक क्या है? ये है ज़रूरतें पूरी करने, यहाँ से सवाल पक्का आता है। ज़रूरतें पूरी करने हेतु प्रयुक्त भाषा है 2 वर्ष तक, मतलब बालक केवल दूसरों से संवाद हेतु काम में लेता है, शब्द या इशारों का प्रयोग करता है, जैसे कुछ मांग लिया, कुछ कह दिया। तो ये 2 साल तक का बच्चा क्या भाषा बोलता है वो हम जानते ही हैं, तो ये इसमें आती है सामाजिक वाक में। निजी वाक क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। स्वभाषण है, 2 से 7 वर्ष तक ये चलती है। बौद्धिक कार्य के लिए बालक जोर जोर से खुद से बातें करता है, सेल्फ टॉक।
कि जैसे कुछ खेलते हुए कह दिया, खुद से बात कर रहा है कि अब ये करना है, अब यहाँ जाऊँगा, अब ये करूँगा इसे। तो ये खुद से जो वार्तालाप करता है 2 से 7 वर्ष के बीच में बौद्धिक कार्य करने के लिए, वो होता है निजी वाक या स्वभाषा या प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं इसे। अगला है सेल्फ गाइडेंस या आत्मनिर्देशन का रूप। ये क्या है? ये है, अच्छा ये इसी का भाग है, निजी भाग का सेल्फ गाइडेंस। हाँ, मतलब खुद को डायरेक्ट कर रहा है कि आगे किस प्रकार से। संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है मुक्त अंतवाक। मुक्त अंतःवाक क्या होती है? अंतराव्यक्तिक है, इनर स्पीच है। ये भी खुद से बातचीत हो रही है, लेकिन 7 वर्ष के बाद जब बालक स्वयं से बातें करता है और सुनने वाला कोई नहीं हो, ये सोचने की भाषा है। इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मिस कर गए हम। पहला है सामाजिक वाक। सामाजिक वाक क्या है? 2 साल तक का बच्चा ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो भाषा बोलता है, कुछ मांग लिया, कुछ कह दिया, वो इसमें आता है। और उसके बाद में क्या है? निजी वाक, जो 2 से 7 साल तक बच्चा काम में लेता है। इसमें बौद्धिक कार्य करने के लिए खुद को डायरेक्ट करता है, जैसे अब ये करना है या ये करना है, उसे कहते हैं सेल्फ गाइडेंस या आत्मनिर्देशन। ये 2 से 7 वर्ष के बीच में। अब जब 7 वर्ष उम्र हो जाती है तो उसके बाद में सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, तो जो भाषा है वो सोचने की भाषा बन जाती है। जब कोई और नहीं सुनता है, मन ही मन बालक स्वयं से बातें करता है और सोचता है। इसको इनर स्पीच कहते हैं, अंतराव्यक्तिक थॉट प्रोसेस है, मुक्त अंतःवाक कहते हैं। शब्दावली आप याद कर सकते हैं अच्छे से। ये तीनों आप इंडेक्स टाइप बना के इनके अंतरों को समझ के याद करना, ताकि आसानी। व्यवहारवादी भाषा दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? 8वां प्रश्न है कि व्यवहारवादी जो थे उनके भाषा सीखने के दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है। मतलब हर प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के ऊपर अपने दृष्टिकोण दिए, तो व्यवहारवादी जो थे उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कुछ घटक दिए हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो जैविक प्रवृत्ति, अभ्यास, प्रतिफल, अनुकरण। तो जैसे व्यवहारवाद में हम पढ़ते हैं वाटसन वगैरह, वो तो व्यवहारवादी व्यवहार से सीखते हैं। तो व्यवहार, जैसे कोई व्यवहार हमें सीखना है तो उसका अनुकरण करेंगे, तो अनुकरण तो इसमें नहीं होगा। प्रतिफल मतलब व्यवहार हम अच्छा कब करेंगे? जब उसके लिए हमें कुछ रेनफोर्समेंट मिले, पुनर्बलन मिले या प्रतिफल मिले, तब करेंगे, तो इसका प्रतिफल भी नहीं होगा क्योंकि ये व्यवहारवादियों का नहीं पूछा है। अभ्यास, अभ्यास से व्यवहार में वो सुधार आता है, व्यवहार निखरता है, तो अभ्यास भी नहीं होगा। जैविक प्रवृत्ति, जैविक प्रवृत्ति मतलब वातावरण से नहीं, इनेट है, चोम्स्की के विचार मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये उत्तर होगा इसका। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा एक अधिगम योग्य व्यवहार है, मतलब सीखने योग्य है, न कि एक जन्मजात अर्जित क्षमता। तो ये चोम्स्की का खंडन करते हैं, तो ये आप याद रखना। भाषा अभ्यास से आती है, न कि जैविक प्रवृत्ति से, जबकि चोम्स्की कहते थे कि भाषा जैविक प्रवृत्ति से आती है। अन्य अर्थात आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया भाषा सीखने में सहायक है। मतलब लोग किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं वो भाषा सीखने में सहायक है। मतलब किस प्रकार से लोग उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही है। यह सिद्धांत आंतरिक मानसिक क्रियाओं एवं संरचनात्मक भाषा की अनदेखी कर। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा एक अधिगम योग्य व्यवहार है, मतलब ये सीखा जा सकता है, न कि जन्मजात अर्जित क्षमता है। भाषा अभ्यास से आती है, तो ये हमने ऑप्शन जब विश्लेषण किया तब समझ लिया कि अभ्यास पे जोर देते हैं व्यवहारवादी। जैविक प्रवृत्ति का खंडन करते हैं। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिफल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत आंतरिक मानसिक क्रियाओं और रचनात्मक भाषा की अनदेखी करता है। आंतरिक मानसिक क्रियाएं मतलब ये संज्ञानात्मक में आ जाएगी, और रचनात्मकता की ये अनदेखी करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास पे, अनुकरण पे, उस पर जोर देते हैं, और लोगों की प्रतिक्रियाओं पे। 3 चीज़ें व्यवहारवाद में आती है, अभ्यास, अनुकरण और प्रतिफल। अगला सवाल है भाषा व्यवहार की दृष्टि से भाषा के कितने रूप है? तो ये हम भाषा के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो 1, 2, 3 या कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के जो व्यवहार की दृष्टि से हैं वो 2 है, हम जानते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक जो है उसके भी 2 पक्ष हो जाएंगे, एक ग्रहण पक्ष हो जाएगा, एक अभिव्यक्ति पक्ष हो जाएगा। मौखिक में अभिव्यक्ति पक्ष क्या हो जाएगा? तो हम बोल के चीज़ों को नैरेट कर रहे हैं तो वो बोलना हो जाएगा, चीज़ों को सुन रहे हैं तो वो ग्रहण कर रहे हैं। लिखित रूप में भी 2 होंगे। लिखित में ग्रहण पक्ष क्या है? तो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो वो ग्रहण हो जाएगा, और लिख रहे हैं तो वो अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो ये व्यवहार की दृष्टि से 2 रूप थे। अगला सवाल है, ये आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिकता का लाभ है? जो एक मल्टीलिंग्विलिज्म होता है उससे भी सवाल कभी कभी आते हैं, सीटेट वगैरह में मैंने देखे थे, और यहाँ भी आ सकता है। चिंतन संवर्धन मतलब वो जो बहुभाषिकता होती है, मतलब ज़्यादा भाषाएं आना,
ठीक है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है वो देखते हैं। उसका लाभ पूछा है तो चिंतन संवर्धन, तो ज़्यादा भाषाएं अगर किसी को आ रही है तो वो अच्छे से सोच पाएगा। ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि, ये तो आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, क्योंकि किसी को अगर 2-3 भाषाएं आ रही है तो वो खुद में अच्छा महसूस करेगा। भाषिक समृद्धता, तो उसका शब्द भंडार भी अच्छा होगा, भाषा को वो अच्छे से प्रयोग करना जानता है और उसका शब्द भंडार तो अच्छा होगा ही, क्योंकि उसे इतनी भाषाएं आती है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुभाषिकता को थोड़ा समझ लेते हैं। बहुभाषिकता भाषा विकास के लिए एक प्राकृतिक, नेचुरल है, सहायक और प्रेरक कारक है। बच्चों के भाषाई विकास और संज्ञानात्मक क्षमता के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संप्रेषण कौशल एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की दक्षता में सहायक है। बहुभाषिकता से सवाल ऐसा ही पूछा जाता है कि इसका लाभ क्या है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसके जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें जो सकारात्मक ऑप्शन लगे वो करना है, और उसकी थीम यही रहेगी जो मैंने व्याख्या में लिखी है। तो इस प्रकार से ये चयन बैच की पहली कक्षा थी। साउंड में कुछ समस्या रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3-4 बार इसको रोक के वापस शुरू किया है, क्योंकि कुछ साउंड में डिस्टर्बेंस थी। अब आगे का रोड मैप मैं थोड़ा आपसे शेयर कर दूं। अगली क्लास के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं उतना ही जल्दी आपके सामने वो क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रतिफल, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा बुरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फीडबैक मायने रखता है। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, कक्षा आपको कैसी लगी, 10 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, प्रश्नों का लेवल कैसा था। ये प्रश्नों का लेवल मुझे आदर्श लगा, क्योंकि ऐसे सवाल आप देखना, पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने शिक्षण विधियों के जो पिछले साल पूछे थे, पिछले साल मतलब जो पिछले रीट मेंस में पूछे थे, वो सवाल हमने डिस्कस किए हैं। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में ये वीडियो देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सवालों की जो लैंग्वेज होती है वो इसी प्रकार से पूछी जाती है। तो 10 में से आपके कितने हो रहे हैं और नहीं हो रहे, तो आपकी समस्याएं क्या है, मतलब आपको कहाँ समस्या आ रही है वो आप मुझे बताइए। उसी प्रकार से हम अगला वीडियो डिज़ाइन करेंगे। और आप इस कक्षा को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, मतलब आप इसको अगर रेट करना चाहो तो कक्षा आपको कैसी लगी, क्या सुधार आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए कमेंट में। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और उसी प्रकार से हम अगला वीडियो लाएंगे। बहुत जल्द अगली कक्षा आएगी। अगली कक्षा किसके बारे में होगी, तो भाषाई कौशल हम पढ़ेंगे। भाषाई कौशलों से जितने सवाल बन सकते हैं, मतलब सवालों की संख्या कम हो सकती है लेकिन जो टॉपिक है वो आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। जैसे ये भाषा संकल्पना है, ये आप कहीं भी देख लीजिए, भले ही किसी ने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है, लेकिन ये मैंने जो प्रश्नों के माध्यम से करवाया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये चौमस्की वगैरह है, ये डाटा बाहर से लिए हैं, लेकिन इससे कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। हालांकि इसे कोई नहीं पढ़ा था इसमें। बाकी आपका कोई सवाल हो तो पूछना न भूलें। बाकी टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।